लिखिए अंशों के मूल्यांकन में लिखिए अगली विधि उपार्जन क्षमता विधि अथवा पूंजीकरण विधि। उपार्जन क्षमता विधि अथवा पूंजीकरण विधि, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें लिखिएगा देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, अंशों के मूल्यांकन की विधियों का वर्णन कीजिए ना। तो आप क्या बताएंगे, अंशों के मूल्यांकन से आशय जो लिखवाए थे आपको हम, फिर उसकी विधियों में 3 विधियां मेन हैं। एक शुद्ध संपत्ति विधि है, एक आय विधि है, आय विधि में 2 हैं जो कल लिखवाए थे और एक आज चल रहे लिखवाने, और एक क्या है औसत लाभ विधि ना, या उचित मूल्य विधि। 3 विधियां हैं। तो अगर 2 विधि आपको आ गई तो तीसरी अपने आप आ जाएगी। कैसे बता दे रहे हैं, सुन लो भैया इधर देखिए ऋतिक, मान लीजिए नेट एसेट्स मेथड से आप निकाल लिए, और एक है आपका आय विधि यील्ड मेथड। इसमें 2 विधियां हैं, एक कल लिखवाए थे और एक आज भी चल रहे लिखवाने। इन दोनों में कोई एक विधि से निकाल लोगे, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक विधि। जैसे मान लीजिए पहले कल क्या लिखवाए थे आपको, डिविडेंड ना, कल की विधि क्या थी आपकी, डिविडेंड यील्ड मेथड ना, यील्ड मेथड। अब आज क्या लिखवा रहे हैं, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो इसमें एक इसमें से नेट एसेट्स और यील्ड वाले दोनों में से कोई एक। मान लीजिए शुद्ध संपत्ति से अंशों का मूल्य कितना आया, 100 रुपया आया, और यील्ड मेथड से डिविडेंड यील्ड से लगाए अंशों का मूल्य कितना आया, मान लीजिए 90 रुपया आया। और तीसरी विधि क्या है, औसत मूल्य विधि ना, या उचित मूल्य विधि। क्या करेंगे आप, जो नेट एसेट से कितना आया था 100 और यील्ड से कितना आया था 90, दोनों जोड़ लीजिए, 5/2 कर दीजिए, खत्म। यानी तीसरी विधि कोई विधि नहीं है। तीसरी विधि जो है वो इन्हीं 2 विधियों को जोड़ करके जो शेयर आया रहेगा, एक इससे निकालो एक इससे निकालो, जोड़ के 2 से भाग दे दो, तीसरी विधि अंशों मूल्यांकन खत्म हो गई। तो है क्या, यही लास्ट विधि जो चल रहा है लिखवाने ना, यही लास्ट मेथड है किसका, अंशों के मूल्यांकन का। अगर ये क्लियर हो गया तो अंशों का मूल्यांकन खत्म हो गया। चलिए लिखिए, आज से लिखिए मीनिंग लिखिए। इस विधि में अंशों का मूल्यांकन करते समय, इस विधि में अंशों का मूल्यांकन करते समय, इस विधि में अंशों का मूल्यांकन करते समय यह मानकर चलते हैं कि, इस विधि में अंशों का मूल्यांकन करते समय यह मानकर चलते हैं कि यह मानकर चलते हैं कि कंपनी का व्यवसाय भविष्य में भी चलता रहेगा। यह मानकर चलते हैं कि कंपनी का व्यवसाय भविष्य में भी चलता रहेगा। कंपनी का व्यवसाय भविष्य में भी चलता रहेगा। जो लोग दीर्घ काल के लिए अंश क्रय करना चाहते हैं, जो लोग दीर्घ काल के लिए अंश क्रय करना चाहते हैं, जो लोग दीर्घ काल के लिए अंश क्रय करना चाहते हैं, अंश क्रय करना चाहते हैं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि लाभांश की दर क्या है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि लाभांश की दर क्या है। लाभांश की दर क्या है, बल्कि वो कहीं लिखिए, बल्कि वे कंपनी की लाभोपार्जन क्षमता में रुचि रखते हैं। बल्कि वे कंपनी की लाभोपार्जन क्षमता में रुचि रखते हैं।
लाभोपार्जन क्षमता में रुचि रखते हैं। लाभोपार्जन क्षमता में रुचि रखते हैं। इस विधि के अनुसार अंशों का मूल्यांकन, इस विधि के अनुसार अंशों का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के द्वारा किया जाता है। इस विधि में अंशों का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जाता है। वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अनिता बेटी देखो, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये आपके प्रश्न में गिवन रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके प्रश्न में क्या रहेगा? गिवन रहेगा, दिया रहेगा। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर भी आपके प्रश्न में दिया रहेगा। तो हमको निकालने की आवश्यकता क्या है? रेट ऑफ अर्निंग। सेम कहानी वही डिविडेंड यील्ड मेथड की है। वहां क्या था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ये था ना। और आज वाले में क्या है जो हम लगा रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी मेथड से, उसमें सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है? रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। आपके प्रश्न में ये दिया रहेगा, रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में रहेगा। और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्या नहीं दिया रहेगा? रेट ऑफ अर्निंग। जब रेट ऑफ अर्निंग नहीं दिया रहेगा तो रेट ऑफ अर्निंग आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? लिखिए सूत्र, रेट ऑफ अर्निंग इक्वल रेट ऑफ अर्निंग इक्वल एस्टीमेटेड फ्यूचर अर्निंग, एस्टीमेटेड फ्यूचर अर्निंग अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, इंटू 100। एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग इंटू कैपिटल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब सुनिए, फार्मूला में इंटू 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100 रहेगा ही। अब यहां तुमको ये दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। क्या? एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग निकालना पड़ेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों निकालना पड़ेगा आपको। क्या क्या? एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग ये कैसे आएगी और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? जब ये दोनों आ जाएंगे तो कर देना इंटू 100, समझ गए? तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ अर्निंग। तो डालो हेडिंग, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग की गणना। इसे बोलते हैं अनुमानित भावी लाभ। क्या बोलते हैं? अनुमानित भावी लाभ की गणना। अनुमानित भावी लाभ की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर अर्निंग। इसमें लिखिएगा
लिखिए, एस्टीमेटेड फ्यूचर अर्निंग की गणना करते समय, एस्टीमेटेड फ्यूचर अर्निंग की गणना करते समय सबसे पहले पिछले वर्षों के लाभों का औसत निकाल लेते हैं। पिछले वर्षों के लाभों का औसत निकाल लेते हैं। पिछले वर्षों के लाभों का औसत निकाल लेते हैं। औसत निकाल लेते हैं। तत्पश्चात उसमें से निम्न संशोधन कर लेने चाहिए। तत्पश्चात उसमें से निम्न संशोधन कर लेने चाहिए। निम्न संशोधन कर लेने चाहिए। पहला, असाधारण आय, असाधारण आय को घटा देना चाहिए, वही एब्नॉर्मल गेन। असाधारण आय को घटा देना चाहिए। आगे लिखिए दूसरा, असाधारण हानि यानी एब्नॉर्मल लॉस, अरे जो पढ़े थे गुडविल में ना, एब्नॉर्मल लॉस को जोड़ देते हैं, गेन को घटा देते हैं, वही चीज सेम है। क्या लिखे आप, असाधारण हानि एब्नॉर्मल लॉस को जोड़ लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। आगे लिखिए तीसरा, विनियोगों से आय को घटा देना चाहिए, विनियोगों से आय को घटा देना चाहिए। विनियोगों से आय को घटा देना चाहिए। लिखिए, आगे लिखिए, यदि अन्य कोई समायोजन हो तो उसको भी एडजस्ट कर लेना चाहिए। यदि और अन्य कोई समायोजन हो तो उसको भी एडजस्ट कर लेना चाहिए, यानी समायोजित कर लेना चाहिए। लिखे, आगे लिखिए, और अंत में यदि इनकम टैक्स है, आयकर है, और अंत में यदि आयकर है तो उसे भी घटा देना चाहिए। आयकर है तो उसे भी घटा देना चाहिए, उसे भी घटा देना चाहिए, घटा देना चाहिए। जो राशि बचती है, जो राशि बचती है वह अनुमानित भावी लाभ कहलाती है। जो राशि बचती है वह अनुमानित भावी लाभ कहलाती है। आगे लिखिए, मेन पॉइंट डालिए, विनियोजित पूंजी की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। विनियोजित पूंजी की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें लिखिएगा लिखिए, इस विधि से अंशों का मूल्य ज्ञात करते समय, इस विधि से अंशों का मूल्य ज्ञात करते समय, अंशों का मूल्य ज्ञात करते समय विनियोजित पूंजी की गणना
विनियोजित पूंजी की गणना, विनियोजित पूंजी की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। विनियोजित पूंजी की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। लिखिए, ऑल फिक्स एसेट्स, ऑल फिक्स एसेट्स प्लस ऑल करंट एसेट्स, ऑल फिक्स एसेट्स प्लस ऑल करंट एसेट्स। ऐसे ऑल फिक्स एसेट्स प्लस ऑल करंट एसेट्स, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, कौन लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, तब जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ऑल फिक्स एसेट्स प्लस ऑल करंट एसेट्स, दोनों जोड़ लेंगे, माइनस कर देंगे क्या? करंट लायबिलिटीज, तब जो आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लास्ट टॉपिक लिखिए नोट। नोट लिखिए, लिखिए इस विधि में, इस विधि में कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय, इस विधि में कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय उसमें से ऋणपत्र यानी डिबेंचर, उसमें से ऋणपत्र तथा पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर घटाए नहीं जाते हैं। उसमें से ऋणपत्र तथा पूर्वाधिकार अंश घटाए नहीं जाते हैं। उसमें से ऋणपत्र तथा पूर्वाधिकार अंश घटाए नहीं जाते हैं। अतः यदि ऋणपत्रों का ब्याज, ऋणपत्रों का ब्याज और पूर्वाधिकार अंशों का लाभ, ऋणपत्रों का ब्याज और पूर्वाधिकार अंशों का लाभ लाभों में पहले घटाया जा चुका है, तो ऋणपत्रों पर ब्याज और पूर्वाधिकार अंशों का लाभ लाभों में से पहले घटाया जा चुका है, तो लाभों में से पहले घटाया जा चुका है, तो अब कर घटाने के पश्चात, अब कर घटाने के पश्चात लाभों में वापस जोड़ दिया जाएगा। कर घटाने के पश्चात लाभों में वापस जोड़ दिया जाएगा। लाभों में वापस जोड़ दिया जाएगा। आइए एक बार समझा देते हैं पूरा अच्छे से, शांति से समझ लीजिए, तैयार हो जाएगा। देखिए, अर्निंग कैपेसिटी मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का फार्मूला क्या है, आप यही याद कर लीजिएगा, लगभग रास्ता बन जाएगा। क्या फार्मूला अगर मेन याद है, रास्ता अपने आप बन जाएगा। कैसे? वैल्यू ऑफ शेयर का फार्मूला है रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने क्या बताया था अभी, ये आपके प्रश्न में रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपके प्रश्न में रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या निकालना रहेगा? रेट ऑफ अर्निंग आपको निकालना रहेगा। क्या? रेट ऑफ अर्निंग, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आय की दर। अब रेट ऑफ अर्निंग अगर आपको निकालनी है, तो रेट ऑफ अर्निंग निकालने का फार्मूला क्या होगा? ये है
एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो आपके प्रश्न में कभी कभी ये रहता है ये, और कभी कभी नहीं रहता, लेकिन ये आपको निकालना पड़ता है हमेशा। तो हमें कह रहे हैं कि आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तो दोनों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग। ये कैसे निकलेगा, समझ लीजिए ऋतिक, कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले मान लीजिए 4 वर्ष का लाभ दिया गया है। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, 10,000, 15,000, 16,000, 18,000। तो पहले 4 वर्ष के लाभों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके 4 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा एवरेज। जब एवरेज आ जाएगा तो उसमें से संशोधन कर लेने चाहिए। कौन सा जो लिखवाए हैं, क्या एबनॉर्मल लॉस है तो जोड़ देंगे, गेन है तो घटा देंगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो घटा देंगे। ये चीजें सब करने के बाद और कोई समायोजन है तो उसको भी जोड़ घटा लेंगे। सब करने के बाद एट लास्ट अगर इनकम टैक्स दिया गया है क्वेश्चन में, क्या इनकम टैक्स, सुन लो, अगर इनकम टैक्स दिया गया है तो उसे लास्ट में लेस कर देंगे, और इनकम टैक्स अगर नहीं दिया गया है तो सुन लो ये भी, अर्निंग कैपेसिटी में अगर इनकम टैक्स दिया गया है तो, नहीं दिया गया है तो सुन लो, अगर दिया गया है मान लीजिए 40%, 50%, 60%, तो जो दिया गया है उसको हटा देंगे। और अगर अर्निंग कैपेसिटी मेथड में इनकम टैक्स नहीं दिया गया है तो 50% मान लिया जाता है। तो सुने, कहीं नोट कर लो इसको। अर्निंग कैपेसिटी में यदि इनकम टैक्स की दर नहीं दी गई है तो 50% की दर से इनकम टैक्स मान लिया जाता है। नोट कर लो इसको। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में आयकर की दर नहीं दी गई है तो 50% की दर से आयकर मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। पचास % की दर से आयकर मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। अब चलिए सुनिए आगे देखिए, यहां मैंने आपको बताया उसके बाद क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे आएगा, ऑल फिक्स एसेट्स प्लस ऑल, अभी आप पढ़े थे नेट एसेट मेथड में, किसमें, नेट वाले में, इसमें क्या था, ऑल फिक्स प्लस ऑल करेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन अर्निंग कैपेसिटी में क्या है, ऑल फिक्स प्लस ऑल करेंट माइनस क्या, करंट लायबिलिटी, यानी डिबेंचर वगैरह नहीं घटेगा। तो यहां पर नोट लिखवाए हैं एक, क्या सुनो, ये बताइए आप, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ध्यान देना, ऑल फिक्स एसेट्स प्लस ऑल करंट एसेट दोनों जोड़ लेते हैं, घटाते हैं क्या हम, करंट लायबिलिटी ना। क्या करंट लायबिलिटी में डिबेंचर घटता है, नहीं घटता। करंट लायबिलिटी में डिबेंचर घटता है, नहीं घटता ना। अब सुनो, तो जब आप निकालेंगे एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, उसमें अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर घटा है, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय डिबेंचर घटता है, नहीं घटता, इसमें नहीं घटता ना। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में क्या डिबेंचर घटता है, नहीं घटता ना। लेकिन प्रॉफिट में से अगर डिबेंचर, क्या इंटरेस्ट घटा है, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर घटा है, ध्यान देना, क्या इसमें से पूर्वाधिकार अंश घटे हैं, प्रेफरेंस शेयर, नहीं घटा ना, ध्यान देना। एक मिनट रुकिए, देखिए फिर से, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय अर्निंग कैपेसिटी मेथड में क्या, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, क्या डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का कोई भी हिस्सा घटाया नहीं जाता है। तो लाभ निकालते समय पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर घटना नहीं चाहिए। घटना, अगर घटा है तो इनकम टैक्स हटाने के बाद उसे वापस जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में से घटाया नहीं गया है, तो प्रॉफिट में से नहीं घटना चाहिए। अगर घटा है तो उसे वापस जोड़ दिया जाएगा, नहीं घटा है तो कोई मतलब नहीं है। दो चीज, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का लाभांश, ये दोनों अगर लाभों में से क्या है, घटा हुआ है, तो इनकम टैक्स लेस करने के बाद वापस जोड़ दिया जाएगा,
कोई पूछेगा क्यों, तो आप यही बताइएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय ना डिबेंचर घटता है और ना पूर्वाधिकार अंशों का लाभ, पूर्वाधिकार अंश का लाभ कोई घटता है। इसलिए जब कैपिटल एम्प्लॉयड में से नहीं घटा है तो लाभ में से भी घटना नहीं चाहिए। अगर नहीं घटा है तो कोई बात नहीं है, घटा है तो क्या करेंगे आप, इनकम टैक्स लेस करने के बाद वापस उसको पुनः जोड़ दिया जाएगा। कुछ सुने, फिर सुन लीजिए। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में, किसमें, अर्निंग कैपेसिटी मेथड में अगर आप कौन सा का मूल्य निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का क्या, लाभांश, ये दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय, किसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय ना तो डिवेंचर घटता है ना पूर्वाधिकार अंशों का पूंजी घटती है। समझिएगा, फिर सुन लीजिए सिद्धांशु, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय ना तो डिवेंचर घटता है ना पूर्वाधिकार अंश घटते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं घटती ना। जब नहीं घटती है तो प्रॉफिट में से क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दोनों भी नहीं घटने चाहिए। किसमें से, प्रॉफिट से। अगर घटे हैं तो क्या करेंगे, फिर सुन लो, यही टॉपिक फंसता है बार बार, हमको पता है हर साल। देखिए इधर भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय क्या होगा कि आप डिवेंचर और पूर्वाधिकार अंश की पूंजी ये दोनों लेस नहीं करते, इसमें शामिल है, घटा नहीं है। तो प्रॉफिट निकालते समय हम एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग निकालते समय अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और प्रेफरेंस डिविडेंड ये दोनों घटे हैं तो इनको वापस जोड़ दिया जाएगा। कब, इनकम टैक्स लेस करने के बाद। वापस क्यों जोड़ेंगे, कि कैपिटल एम्प्लॉयड में से घटे नहीं होते हैं, इसलिए प्रॉफिट में से भी घटाया नहीं जाएगा। समझे, ये प्रोसेस है। तो हमारा उल्टा प्रोसेस है ये, पहले वैल्यू ऑफ शेयर लिखवाए थे सूत्र, फिर रेट ऑफ अर्निंग निकाले, फिर रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए दो चीज, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, फिर क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर क्या निकालेंगे, रेट ऑफ अर्निंग। जब रेट ऑफ अर्निंग आ जाएगा तब क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर। क्या फार्मूला है, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड वैल्यू ऑफ शेयर। चलते हैं, आपको बताते हैं एग्जांपल। धन्यवाद।